हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मैटर इन सराउंडिंग में बेसिक इंट्रोडक्शन आपने मैटर का पढ़ लिया था और आपको मैंने ये बताया भी था कि एनटीएसी में किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पर आते हैं। ओके, तो आज हम इसका लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम मैटर की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि मैटर जो है वो कितनी स्टेट्स में अकर करता है, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। बट जैसे ही आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, आपको जल्दी से अपने नोट्स और अपनी पेन लेकर आ जानी है, क्योंकि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और पूरे वीडियो में आपको लाइन टू लाइन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब लिख लेने हैं। आपको अपने सारे डाउट्स हाईलाइट करने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करके हाईलाइट कर लेना है। ओके, बट उस सबसे पहले आपने अगर लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया है तो पहले रिवीजन करके ही क्लास अगली अटेंड करें, ठीक है, क्योंकि फिर आपको समझने में बहुत अच्छे से आपका लिंक बनेगा इस क्लास के साथ। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि मैटर जो होगा, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव सम मास एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस। ओके, हमने मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि मैटर जो है, मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर एंड पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, राइट। साथ ही साथ हमने मैटर के फोर्सेस भी पढ़े थे, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये भी पढ़ लिया था। इसी के साथ हमने देख लिया था कुछ मैटर की प्रॉपर्टीज के अंदर खास बात क्या, मैंने आपको ब्राउनियन मोशन पढ़ा दी थी कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं इन अ जिगजैग फैशन, राइट। इसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ लिया था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन, ठीक है। साथ ही साथ हमने उसके फैक्टर्स भी पढ़े थे। क्या क्या फैक्टर्स थे डिफ्यूजन के? टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी, डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। हमने उस पर न्यूमेरिकल भी किए थे, हमने उसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखे थे। तो हमने लास्ट क्लास में, मतलब ये चैप्टर जो है ना, वो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, बहुत सारी चीजों को आप मैटर की चीजों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हमने रिजिड एंड फ्लूइड, ये दो चीजें भी पढ़ी थी कि जो रिजिड मतलब इनफ्लेक्सिबल थिंग या अनबैंडिंग की जो प्रॉपर्टी है उसे हमने रिजिड बोला था। सॉलिड्स आर एग्जांपल ऑफ रिजिड। फ्लूइड्स मतलब प्रॉपर्टी टू फ्लो, और लिक्विड और गैसेस फ्लूइड के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बात हुई लास्ट क्लास की, आपने भी रिवाइज कर लिया होगा, मैंने भी आपको लास्ट क्लास पूरा रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देखो, अगर हम मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करें तो मैटर जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में अकर करता है। जनरली तो आपने अपनी डेली लाइफ में क्या क्या स्टेट्स देखी होंगी, एक स्टेट देखी होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट अगर आप बुक की टर्म में बात करें तो मेजर अगर देखा जाए तो 3 मेन स्टेट है। हम 2 स्टेट्स और पढ़ेंगे उसके अलावा, यानी कि 5 स्टेट्स पढ़ेंगे। बट जो अगर देखा जाए, बिल्कुल रिसर्च पर्पस से देखा जाए, तो हम अगर देखें तो बहुत सारी और भी स्टेट्स इन्वेंट हो चुकी हैं, बट वो हम रेगुलर नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही क्रिएट की गई स्टेट्स हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैटर अकर इन 5 डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में बॉल देख लें, कोई क्यूब देख लें, ठीक है, कोई भी आप सॉलिड सब्सटेंस देखते हैं, सॉलिड के बारे में आप सब जानते हैं। सेकेंड स्टेट है लिक्विड के बारे में आपको बताया, दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, ठीक है। थर्ड स्टेट इज गैसेस, कहीं से भी आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वगैरह सब जगह से गैसेस रिलीज हो रही है, हमारे अराउंड जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस है। एंड द फोर्थ स्टेट इज प्लाज्मा, सन, स्टार जो ग्लो कर रहे हैं, जो शाइन कर रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, थंडर के टाइम लाइटनिंग जो होती है, वो सब क्या है? प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दिस इज देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ, BEC के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि BEC इज नॉट अ कॉमन स्टेट, मतलब आप नेचुरली एटमॉस्फेयर में उसे नहीं मिलेगी। वो आपको BEC एक ऐसी स्पेसिफिक स्टेट है जो केवल रिसर्च पर्पस के लिए ही बनाई जा सकती है। उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है, वो उसी कंडीशन पर क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप
सॉलिड, लिक्विड और गैस तो जनरली देखते हैं आपके अराउंड, प्लाज्मा भी आप देख सकते हैं, सन, स्टार, ठीक है, प्लाज्मा टीवी, ये जो आपको पूरी एलईडी दिख रही है, इन सब के अंदर मैटर की प्लाज्मा स्टेट है, जिसकी वजह से आपको इतने अच्छे ब्राइट कलर्स दिख रहे हैं। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। बीसी बहुत रेयर है और बहुत ही कम बनाई जाती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो नोट डाउन, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड। अ सॉलिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। तो डेफिनेटली आपको ये तो पता है कि मैटर के पास वॉल्यूम होता है, मतलब जो भी सब्सटेंस मैटर है दैट कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम एंड मास एंड ऑफर सम रेजिस्टेंस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगेन मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मार्कर, कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं या इस पेन की बात करूं तो पेन जो है आपका, इसका एक डेफिनेट शेप है, ओके। और अगर मैं इस पॉइंटर की बात करूं तो इसका भी एक डेफिनेट शेप है। these two are solids, they have definite shape, definite mass and definite size, और उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक स्पेशल स्पेस है जो ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो सॉलिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर हैविंग डेफिनेट, ये ध्यान रखना है आपको, जिसके शेप, मास और वॉल्यूम तीनों ही डेफिनेट होंगे। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल डेली लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें आपके अराउंड देख लो, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आप जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं, आपका कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी चीजें आपको दिख रही है, मोस्ट ऑफ दी चीजें आपके अराउंड, आपको बहुत सारे सॉलिड्स के एग्जांपल पता होंगे, मैंने भी दिए कुछ, आइस, वुड, कोल, आयरन। नाउ प्रॉपर्टीज की बात करें कि तो देखो यहाँ पर अगर हम एक सॉलिड का एग्जांपल देखें तो सॉलिड है, इसका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करी है, इसका एक मास है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वन इज दे हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, एक पर्टिकुलर मास होगा, पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। सेकंड, दे हैव डेफिनेट शेप आल्सो। थर्ड वन इज दे हैव हाई डेंसिटीज। हाई डेंसिटीज, डेंसिटीज मतलब मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, अगर डेंसिटी की बात करें तो आप यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेना, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसकी डेंसिटी होती है। सीधी से लैंग्वेज में बोले, पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड है, यानी कि इतने पार्टिकल, देखो कितने सारे पार्टिकल दिख रहे हैं यहाँ पे, हर एक बॉल एक पार्टिकल है, राइट। तो इतने सारे पार्टिकल इतने स्मॉल एरिया में कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेंस है, ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है इनकी। तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। नेक्स्ट हम बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई दे हैव कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर एंड दे हैव हाई डेंसिटीज, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड्स की जो और प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस हो जाना मतलब अगर आपने स्पॉन्ज लिया है, सपोज आपने स्पॉन्ज लिया, आप स्पॉन्ज को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके बीच में जो एयर पोर्स है वो एयर हट जाएगी और वो कंप्रेस होके स्मॉल हो जाता है, राइट। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, देखो कैसे मैं इसको प्रूव करती हूँ। हम अगर एक सॉलिड को देखें, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। अब अगर आप ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो हाँ डेफिनेटली दे हैव सम इंटरपार्टिकल स्पेसेस, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो क्लोज आएंगे पर इतना क्लोज नहीं आएंगे क्योंकि वहां ज्यादा स्पेस ही नहीं है, राइट। तो अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है कि अगर हम, जैसे मैं इस पेन की बात करूं अगेन, कि मैं इसको अगर कंप्रेस करूं तो इसमें भी पॉसिबल कि ब्रेक हो जाए, पर हम ब्रेक की बात नहीं कर रहे, कंप्रेस की कर रहे हैं। तो मैं इसे कंप्रेस करके इसके पार्टिकल्स को और क्लोज नहीं ला पाऊंगी, बिकॉज वहां पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ही लेस है, इसलिए सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, the dimension of solid do not increases in a large proportion on heating और cooling, okay? देखो अब क्या होता है कि जैसे गैसेस की बात करें, अगर हम गैसेस को थोड़ा सा हीट करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सेम विद द वाटर, अगर आप वाटर को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर लो, उसको थोड़ा सा हीट करो तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। बट इन द केस ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से अगर आप हीटिंग करो या कूलिंग करो, पार्टिकल्स आर इंटैक्ट विद ईच अदर, और वो इतनी आसानी से अपने लार्ज प्रोपोर्शन, उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, उनका डायमेंशन ऑल एज इट इज ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड डिफ्यूज इनटू अनदर वेरी स्लोली। अब देखो बात आ रही है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन दैट मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिफ्यूजन के बारे में बताया था कि अगर मैं परफ्यूम के पार्टिकल को स्प्रे करती हूँ तो वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे मिक्स विद द एयर। तो क्या हो रहा है कि परफ्यूम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, परफ्यूम पार्टिकल्स आर इन द गैसियस स्टेट, और गैसेस का फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत इजीली फ्लो करके एक से दूसरे में मिक्स हो जाएगी। बट एज यू नो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, और वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। उनके दोनों पार्टिकल्स को या दो सॉलिड को आप पास पास रख दो, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज होंगे। यहाँ पे परफ्यूम की वेपर्स और आपने एयर को तुरंत मिक्स हो जाएगी, बट अगर मैं ये दो सॉलिड पास पास रखूं तो क्या ये आपस में डिफ्यूज होंगे? नहीं। तो सॉलिड्स डिफ्यूज इनटू वन अनदर वेरी स्लोली, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ दे हैव नो फ्लूइडिटी या वेरी नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉलिड्स हैव इनफाइनाइट सरफेसेस, ठीक है। इनफाइनाइट सरफेसेस कैसे हो सकती है? देखो हर सॉलिड पर डिपेंड करता है, राइट, कि जैसे अगर मैं इस सॉलिड की बात करूं तो इसके पास कितनी सरफेस है, वन सरफेस, मतलब मैं इसको किसी भी शेप में कट करके रख लूं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं। हमारे पास ऐसा सॉलिड हो सकता है, इसके अंदर आपको कितनी 6, 7, 8 सरफेसेस बन सकती हैं, ठीक है। आपके पास ये होगा, इस शेप का सॉलिड होगा, इसकी अलग सरफेसेस होंगी। तो सॉलिड जो है उनके पास इनफाइनाइट सरफेसेस पॉसिबल है, क्योंकि आप उनको जितने शेप में कट करना चाहो वैसा कट करोगे और वो उसको एक सरफेस बना देगा। तो सॉलिड्स हैव इनफाइनाइट सरफेसेस, दीज आर दी पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हर सॉलिड के पास इनफाइनाइट सरफेस होगी, इनफाइनाइट सरफेसेस पॉसिबल है, ठीक है। जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी सॉलिड्स के पास सरफेसेस हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं लिक्विड्स के केस में। लिक्विड जो होंगे उनके पास क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होगा, ठीक है। तो लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज अ डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, ठीक है। उनका मास और वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होता है। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया है, राइट, 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया है, और अगर आपने वाटर, मिल्क, अल्कोहल, मर्करी, कोई सा भी लिक्विड आपने ले लिया है, 1 लीटर ले लिया है, 1 लीटर वाटर को आपने किसी अलग कंटेनर में शिफ्ट किया, ठीक है। 1 लीटर इज अ वॉल्यूम। अब अगर आप उसे बकेट में शिफ्ट कर दो, ठीक है, आप उसे बड़े टैंक में शिफ्ट कर दो, वॉल्यूम रिमेन्स 1 लीटर, ठीक है। बकेट में चला जाए, आपने बाहर के बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, जितना 1 लीटर है उसको एक बकेट से बड़ी बकेट में शिफ्ट कर दिया। तो क्या कंटेनर का साइज बदलने से वाटर का वॉल्यूम चेंज हुआ? नो, वो 1 लीटर अभी भी था, वो 1 लीटर अभी भी था, राइट। तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, और 1 लीटर वॉल्यूम का डेफिनेट वॉल्यूम है तो डेफिनेट मास भी होगा। तो आप किसी भी कंटेनर में रख दो, वो वॉल्यूम और मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे ये वाटर है, वाटर का शेप, यानी कि किसी भी लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है। अगर मैंने लिक्विड को ग्लास में ट्रांसफर किया तो उसका शेप ग्लास के जैसा हो जाएगा, मैंने अगर बॉटल में शिफ्ट किया तो उसका शेप बॉटल जैसा हो जाएगा, और अगर मैंने उसे बकेट में शिफ्ट किया तो उसका शेप बकेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट। तो यानी कि किसी भी लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता, बट दे हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज। लिक्विड्स हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है। सेकंड, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ये भी समझ में आ गया। उनका शेप डिपेंड करेगा किस पर? डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। देयर शेप डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर। जिस कंटेनर में आपने उसको रखा हुआ है वही शेप वो ले लेगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के केस में पार्टिकल जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, दे हैव मोर इंटर पार्टिकल स्पेसेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो देखो
दे आर नॉट डेंसली पैक्ड या कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो लेस डेंस होंगे और उनकी डेंसिटी लो होगी, लेसर देन द सॉलिड होगी, right? And the fourth property, the force of attraction between the molecule of liquid is less than that of solid. You can see very well कि अगर हम solid की बात करते हैं तो solids have compact packing, इसकी वजह से उनके बीच में interparticle force of attraction ज्यादा है, इसीलिए solids compactly packed है. यहाँ पर force of attraction less है solid के comparison में, that's why particles एक दूसरे से तो कुछ distance पे या दूरी पर है. ठीक है, next property is liquids are slightly more compressible than the solids. देखो कैसे, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है. इफ यू अप्लाई सम प्रेशर, यानी कि यहां से आपने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो वहां पर क्या इंटर पार्टिकल स्पेसेस है, पार्टिकल्स को क्लोज आने के लिए जगह है वहां पर. तो जब आप यहां पर हल्का सा कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स जो होंगे वो थोड़े से क्लोज आएंगे, ठीक है. पार्टिकल्स थोड़े से क्लोज आएंगे बाय द अप्लाइंग प्रेशर. तो अगर हम लिक्विड जो है उनको थोड़ा सा कंप्रेस कर दें तो वो कंप्रेस हो सकते हैं, बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड ये थोड़े से ज्यादा कंप्रेसिबल है. सॉलिड्स लेस कंप्रेसिबल थे क्योंकि सॉलिड्स के बीच में इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ सके. यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेसेस है, इसलिए आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ लिक्विड्स एक्सपेंड फार मोर देन सॉलिड ऑन द हीटिंग. क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड. तो जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया या हीटिंग दिया, थोड़ा सा हीट किया तो पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है और वो थोड़े से एक्सपैंड कर सकते हैं. तो लिक्विड्स थोड़े से एक्सपैंड कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड बाय हीटिंग. ओके, the particle of two different liquids can diffuse into one another easily to form a homogeneous mixture. तो ये एग्जांपल मैंने कल आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि अगर हम एक बीकर या 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दें, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपने कल पढ़ लिया था, क्या, वाटर प्लस इंक. जैसे ही आपने इंक की ड्रॉप डाली वाटर में, नेचुरली बिना डिस्टर्ब किए अपने आप ही इंक एंड वाटर एक दूसरे से इंटरमिक्स हो गए हैं, दैट डिफ्यूजेस इनटू वन अनदर. तो अगर दो लिक्विड्स को हम ले लेंगे तो वो नेचुरली एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं और वो एक पूरा एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं. यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, राइट. नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी कंपेयर्ड टू सॉलिड. तो ये तो बहुत क्लियर पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, उनका मोशन यानी कि उनका कांस्टेंट जो मोशन है वो भी ज्यादा होगा. 9th, लिक्विड्स हैव ओनली वन सरफेस. ओहो, ये तो बहुत काम की चीज आ गई है. जहां मैंने आपको सॉलिड्स में बताया था कि वहां तो इनफाइनाइट सरफेसेस पॉसिबल है. अब आप बताओ लिक्विड्स में सरफेसेस कितनी होंगी. देखो, ये वाटर हम यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं ग्लास के अंदर. अब बताओ इस लिक्विड के पास यानी कि जो ग्लास में वाटर, उसकी कितनी सरफेसेस है. ठीक है, सोचो जल्दी से. देखो, अब हम देखें तो वाटर ने यहां से तो पूरी तरीके से ग्लास का शेप ले लिया है, तो वो तो सरफेस उसकी है. वाटर की तो केवल एक ऊपर यही सरफेस है. या स्विमिंग पूल में देख लो, स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, तो लिक्विड जिस सरफेस पे लिक्विड है वो तो सिर्फ एक ही है ना, जो टॉप लेयर है. ठीक है, यहाँ भी अगर मैं बॉटल में देखूं तो ये केवल लिक्विड की सरफेस है. ठीक है, यही एक सरफेस है, ये है सरफेस ऑफ लिक्विड. तो जब भी किसी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दो, बाकी तो वो कंटेनर की बॉडी होती है, बाकी ऊपर सिर्फ एक ही. लिक्विड हैव ओनली वन सरफेस, ये टॉप सरफेस, यही है बस लिक्विड की सरफेस. तो लिक्विड्स के पास केवल एक सरफेस होती है, जबकि सॉलिड्स कैन हैव इनफाइनाइट सरफेसेस, राइट. नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं गैस पर. गैसेस के केस में बात करेंगे तो गैसेस क्या होंगी, जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे. दे हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर हैव लॉट ऑफ इंटरपार्टिकल स्पेसेस, और उनके शेप, साइज और वॉल्यूम का क्या होता है, चलो देखते हैं. गैसेस इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज डेफिनेट मास. देखो, गैस है, उसका मास तो डेफिनेट है. कल मैंने आपको बलून का एग्जांपल बताया था कि अगर आपने किसी गैस को बलून में फिल किया और
एम्प्टी बलून का वेट पहले लिया था और बाद में आपने फिल्ड बलून का वेट लिया, तो ऑब्वियसली आप फिल्ड बलून में देखोगे कि उसका वेट या उसका मास ज्यादा आएगा। इसका मतलब गैस का एक डेफिनेट मास तो है, ठीक है, बट देयर इज नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। देखो कैसे हुआ, जैसे आपने एक पर्टिकुलर मास एक बलून के अंदर फिट कर दिया, राइट? जब तक वो गैस बलून में फिल्ड है उसका वॉल्यूम बलून के वॉल्यूम के बराबर है, बट अगर आपने बलून को बर्स्ट कर दिया तो वही जो डेफिनेट मास वाली गैस है वो पूरे रूम में फैल गई। अब अगर वही गैस पूरे रूम में फैल गई, दैट मींस अब उसका वॉल्यूम रूम के वॉल्यूम के बराबर हो गया। तो यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। अगर आपने छोटे बलून में भर लिया, आपने बड़े रूम में डाल दिया, तो गैसेस का वॉल्यूम कभी भी डेफिनेट नहीं है। दूसरी बात, शेप तो कभी डेफिनेट होता ही नहीं है, क्योंकि अगर जब तक आपने गैस को बलून में फिल किया तो उसका शेप बलून जैसा था, अगर आपने हार्ट शेप बलून में फिल किया तो उसका शेप हार्ट शेप हो जाएगा। ओके, अगर आपने उसे रूम में फिल कर दिया तो पूरे रूम का शेप वो एक्वायर कर लेगी, राइट? तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ओनली डेफिनेट मास होता है उनके पास, राइट? देखो गैसेस के एग्जांपल डेली लाइफ में आपने पूरा, जैसे एयर की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है। CO2 इज आल्सो गैस, SO2 इज गैस, SO3 इज अ गैस, ठीक है? तो ये गैसेस के एग्जांपल हो गए। नाउ अगर हम देखें तो देखो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, एंड दे आर मूविंग वेरी फास्ट बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गैस कंटेन्ड इन अ वेसल हैज अ डेफिनेट मास। जैसे इस मास वेसल में जितने भी गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब इस गैस का उतना मास तो है ही है, चाहे मैं इस कंटेनर में रखूं, चाहे इस कंटेनर को ओपन करके इस रूम में छोड़ दूं। अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो उनका मास तो डेफिनेट है ना, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है? जैसे अभी ये गैस इस कंटेनर में बंद है, तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही इस गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, टोटल वॉल्यूम, राइट? अगर मैं इस कंटेनर को ओपन कर दूं और ये सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स इस रूम में आ जाएंगे, तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल ने इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया पूरे रूम का, तो अब इसका वॉल्यूम चेंज हो चुका है, राइट? अगर मैं अभी इसके अंदर फिल किया हुआ है कंटेनर, जो आपका एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, तो इसका शेप ऐसा ही, अगर मैं ट्रायंगल बॉक्स ले लूं तो इसका शेप ट्रायंगल वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये शेप और वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो आप लिख लो यहाँ पे, शेप एंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन कंटेनर। जिस कंटेनर में वो गैस फिल होगी वही उसका शेप एंड वॉल्यूम डिसाइड करेगा, राइट? नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। एज यू पीपल नो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है। कम क्या, हम उसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोलेंगे, पर हम ये कभी नहीं बोलेंगे केमिस्ट्री में कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। नेग्लिजिबल मींस ना के बराबर, पर होता जरूर है, पर बहुत ही लेस है। ये कोई नहीं बोलेगा कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो है, इसीलिए वो कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है? तो दे आर हैव नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी। अब देखो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड है ही नहीं, दे आर having very extremely low density in comparison to solid and liquids। तो solid के पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल और गैस के पार्टिकल अगर अपन देखें तो सॉलिड्स में पैकिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये हो गए सॉलिड। इसके बाद अगर हम लिक्विड के केस की बात करें तो लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, फिर भी है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। और अगर हम, ये हो गया लिक्विड्स, these are the gases। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको थोड़ा इक्वल साइज का बनाते हैं। देखो तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, इससे ये कम डेंस्ड है, और इनकी तो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। क्लियर है? मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, देखो अगर हमने एक फुटबॉल या एक बास्केटबॉल ले लिया है, बास्केटबॉल में हमने गैस फिल किया है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा फास्ट मूव करने लगे, दे विल हैव स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी, और वो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो पूरी बॉल को बस्ट करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए क्या होगा, गैसेस एक्सपैंड टू द लार्जर एक्सटेंट व्हेन हीटेड।
अगर आपने गैसेस के मॉलिक्यूल को और हीट कर दिया, देखो ये तो पता ही है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, अगर आपने उन्हें हीट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कंटेनर की वॉल को भी ब्रेक करके बाहर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गैसेस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली ऑलरेडी हाई होती है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और ज्यादा हाई हो जाएगी। नेक्स्ट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल because intermolecular spaces between them are very very large as compared to solid and liquid। देखो कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल से अगर आपने इन पर फोर्स अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा स्पेस है आप उनको उतना ज्यादा कंप्रेस करके क्लोज ला सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपने उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो वो कंप्रेस होके पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, राइट। आप बहुत इजी एग्जांपल पिस्टन की हेल्प से समझ सकते हो कि एक कंटेनर में गैस है, अगर आपने पिस्टन अप्लाई किया तो गैस आसानी से कंप्रेस होके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इसका एग्जांपल आपने सुना होगा CNG। CNG का फुल फॉर्म कितने बच्चे जानते हैं? CNG इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 एक गैस है पर आपने उसे कंप्रेस करके दबा दबा के एक सिलेंडर में भर दिया और सिलेंडर में वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आपके पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल आ गए। LPG का फॉर्मेशन, जो घर में आप गैस यूज करते हैं LPG, वो भी कंप्रेस करके, उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको इतना कंप्रेस कर दिया है कि द गैस टर्न इनटू द लिक्विड, राइट। तो कंप्रेशन हो सकता है गैस का, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट, गैसेस डिफ्यूजेस इन वन अनदर रैपिडली टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये भी एग्जांपल आपने कई बार देखा है और मैंने आपको कई बार बता दिया कि अगर आपने परफ्यूम को स्प्रे किया तो वो पूरे रूम में जो भी एयर है उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और हाईली डिफ्यूजेबल, ठीक है, तो कंप्रेस भी हो जाता है, साथ ही साथ वो डिफ्यूज बहुत फास्ट हो जाता है कि एक दूसरे में उसकी इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, गैसेस हैव जीरो सरफेस। अब भाई वापस से सरफेस की बात आ गई। सॉलिड के केस में देखा था इनफाइनाइट सरफेस, लिक्विड के केस में देखा था हमने वन सरफेस। ये बोल रहा है गैसेस में तो जीरो सरफेस है, कैसे? चलो देखते हैं। अगर इसके अंदर जो गैस फिल हुई है उसकी क्या सरफेस है? उसकी तो कोई भी सरफेस नहीं, क्योंकि उसने तो पूरा ही बॉल की स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो उसकी सरफेस तो कुछ है ही नहीं, जो भी सरफेस है वो बॉल की है। अगर हमें इस रूम में हूं तो मेरे अराउंड जो गैस है उसकी कहाँ सरफेस दिख रही है? वो तो इस रूम की सरफेस ही उस गैस की सरफेस है। तो गैसेस की कोई सरफेस नहीं होती, जीरो सरफेस होती है। जो भी सरफेस है वो कंटेनर का ही यूज करती है, तो गैसेस की जीरो सरफेस होती है। और जो भी सरफेस अगर हम देख तो पाते ही नहीं है गैसेस को, तो वो कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेती है, पूरे कंटेनर को फिल कर देती है, इसलिए गैसेस हैव जीरो सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिड्स के केस में इनफाइनाइट सरफेसेस हैं, लिक्विड के केस में वन सरफेस है एंड गैसेस के केस में जीरो सरफेसेस है। ओके, अब आगे देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये तो थंडरिंग, लाइटनिंग हो रही है। और आप अपने डेली लाइफ में, आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि ये लाइटनिंग हो रही है। क्या इसके पीछे भी कोई केमिस्ट्री है? चलो देखते हैं इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है। ये जो लाइटनिंग हो रही है, ये जो ग्लो आपको दिख रहा है, इसके पीछे भी एक केमिस्ट्री का एक और यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक स्टेट ऑफ मैटर। जब पार्टिकल्स, देखो अभी तक हमने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की, लिक्विड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस की है, बट गैसेस से भी ज्यादा सुपर एक्साइटेड स्टेट में जब पार्टिकल्स चले जाते हैं, सुपर एनर्जी उनके पास आ जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। और प्लाज्मा एक ग्लोइंग स्टेट है, ग्लोइंग स्टेट। तो ग्लोइंग स्टेट के एग्जांपल क्या है? सन, स्टार, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब्स, प्लाज्मा स्क्रीन। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, प्लाज्मा स्क्रीन, ठीक है, इसके अंदर भी प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा आपको। नियॉन साइन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, आपने कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी जिनके ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, जिनके अंदर लाइट्स बहुत दूर से आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे कि अगर आप मोशन की बिल्डिंग को देखोगे बहुत दूर से, तो आपको रेड कलर से मोशन लिखा हुआ दिखेगा। वो कौन सी लाइट्स है जो हमें बहुत ज्यादा दूर से भी इतनी ग्लोई दिखती है?
वहां पर प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। ये जो नॉर्मल आपके घर में ट्यूबलाइट्स होती है, आप अगर उनको लगाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि उनमें इतना ग्लो या इतना एक्साइटेड स्टेट में मैटर नहीं होता है। जबकि जो बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लगी होती है वो आपको बहुत दूर से विजिबल होती है, क्योंकि उनके अंदर सुपर एनर्जी और सुपर ग्लो होता है, ठीक है। जैसे स्टार्स हमारे यहाँ से इतने ज्यादा दूर हैं, बट उनके अंदर एक अलग ही ग्लो है जो हमें इतनी दूर से भी वो विजिबल हैं, क्योंकि वहां पर प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब प्लाज्मा स्टेट के बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख लो कितना ग्लो, कितनी एनर्जी, या आप फ्लेम देख लो, कैंडल की जो फ्लेम है, फ्लेम जो जल रही है, जो ग्लो दिख रहा है, वहां पर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, वहां पर फिर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, आप इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सेकेंड, अब जब हम बोल रहे हैं सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक स्टेट है, दैट मीन्स दे हैव वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड थर्ड इज द सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट है ये मैटर की, राइट। अब बात ये आती है कि प्लाज्मा अकर कैसे होता है। देखो, प्लाज्मा अकर कैसे होता है और ऐसा हो कैसे जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, अगर हम उस ट्यूब की बात करें तो इस तरीके से एक ट्यूब है, ट्यूबलाइट मान लीजिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब भी एक तरीके की ट्यूबलाइट्स होती हैं, और यहाँ पर हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया है, और यहाँ पर कोई गैस फिल है, ठीक है, यहाँ पर कोई गैस फिल है, ठीक है। जैसे ही हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को करंट यानी कि एनर्जी देते हैं, वहां पर एनर्जी मिलते ही ये मॉलिक्यूल्स बहुत एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं, और ऑन these gas molecules got ionized। ये मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि अगर मॉलिक्यूल को देखें तो सेंटर में प्रोटॉन होते हैं, बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और गैसेस के मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो एक्साइटेड हो जाएंगे, दैट टाइम क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूसिंग ग्लो। और वो जो मॉलिक्यूल यानी कि जो आपको ये तो पता होगा ना, जो घर में ट्यूबलाइट है उन सब के अंदर गैसेस फिल है, तो जैसे करंट मिलता है वहां के मॉलिक्यूल्स उस करंट, यानी करंट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ग्लो, और वो ग्लो दिखता है, दैट ग्लो इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो आई थिंक प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा कि देखो मेनली जो प्लाज्मा पे क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनेंगे कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। प्लाज्मा अकर कैसे होता है कि अगर हमने ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल करी और उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इतनी ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ग्लो, और वो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स वो प्लाज्मा स्टेट अकर हो चुकी है। क्लियर है? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड बीईसी। बीईसी इज द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बीईसी जो एक्चुअली है ये प्लाज्मा की जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। प्लाज्मा में पार्टिकल सुपर एक्साइटेड स्टेट में, बीईसी में पार्टिकल सुपर अनएक्साइटेड, एकदम लो काइनेटिक एनर्जी वाले हैं। तो बीईसी इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ गैस of extreme low density about 100,000 the density of the normal air। तो पहली बात तो आपको गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए, उस डेंसिटी को आपने कूल किया, और कूल कितना किया वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, एट सुपर लो टेम्परेचर यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल सकते हैं 0 केल्विन। ओके, तो इतना सुपर कूल किया, -273, सोच सकते हो आप प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो। जनरल आप अपनी डेली लाइफ में तो -273 नहीं अचीव कर पाओगे, वो किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। मैंने आपको शुरू में बोला था कि दिस स्टेट ऑफ मैटर इज यूज्ड या फॉर्म्ड ओनली फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस, क्योंकि वहीं पर हम -273 सिर्फ लैबोरेटरी में ही अचीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सट्रीम लो डेंसिटी की गैस को हमने -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन पर सुपर कूल कर दिया है। और ये एक्सपेरिमेंट, ये मतलब ये जो आपकी स्टेट है,
ये नेम किसके बात की गई, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अलग अलग काम किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने साथ काम किया था, पर उन्होंने इस पर काम किया था। और ये सबसे पहले सोडियम गैस और रुबिडियम गैस पे। आप बोलोगे कि मैम सोडियम तो गैस ही नहीं होता, नहीं, हमने क्या बोला, एक्सट्रीम लो डेंसिटी। सोडियम क्या होता है, सॉलिड। देखो सोडियम की बात करें, देखो सोडियम की स्टेट क्या होती है, सॉलिड। सॉलिड के केस में क्या होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, पर हमें इस स्टेट के लिए क्या करना है, लो डेंसिटी। तो हमने सोडियम को पहले गैस में कन्वर्ट किया, ठीक है, सोडियम को पहले गैस में कन्वर्ट किया, तो हमने सॉलिड से बनाया गैस, ठीक है। गैस के बाद उसको -273 डिग्री सेल्सियस पर कूल किया, तब वो बना सोडियम इन द बीईसी स्टेट, ठीक है। जब हमें बहुत लो डेंसिटी की गैस चाहिए और फिर उसको सुपर कूल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम और रुबिडियम गैस की बात हो रही है वो ये है कि उन्होंने अभी तक एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए सोडियम और रुबिडियम का यूज किया था, जहां पर सोडियम को पहले गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया ताकि उसकी डेंसिटी लो हो जाए, और फिर उसे -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाया गया, जहां पर बीईसी अकर हुआ, ठीक है। तो बीईसी में जो काम की चीजें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि यहां पर अब होता क्या है, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम लो डेंसिटी है और सुपर अनएक्साइटेड स्टेट है। यहां पर होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि बीईसी अकर हो गया है। देखो क्या होता है कि इस रूम में अभी मैं हूं, यहां पर एक अगर देखा जाए तो मैं ही एक लाइव बॉडी हूं जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मीजर करो कि काइनेटिक एनर्जी, या एक रूम में आपने कई सारे मॉलिक्यूल्स को बंद कर दिया तो हर मॉलिक्यूल की कुछ काइनेटिक एनर्जी, देखो ये काइनेटिक एनर्जी दिख रही है आपको हर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रही है, क्योंकि अभी सब रूम टेम्परेचर पे, हो सकता है किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की कम है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। जब हम सभी चीजों को, यानी कि सारे मॉलिक्यूल्स को, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको, सारे मॉलिक्यूल्स को हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे लेके चले जाए, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको यही एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। देखो इसको मैं वापस से अच्छे से लिख के बता देती हूँ आपको, देखना। जैसे आपने लिया था सोडियम सॉलिड, फिर हमने इसे कन्वर्ट किया था सोडियम गैस, और फिर हमने इसे -273 डिग्री सेल्सियस पे बना दिया था सोडियम इन द बीईसी स्टेट, राइट। अब देखो क्या होता है, हमने ये देखा कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी होती है, गैसेस की एक डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम सोडियम गैस की बात करें तो हम एक मॉलिक्यूल तो लेंगे नहीं ना, कई कुछ मॉलिक्यूल्स तो लेंगे कंटेनर में। तो अगर मैं देखूं तो कुछ मॉलिक्यूल्स तेज भाग रहे होंगे, कुछ कम भाग रहे होंगे, ये मैंने ग्राफ की फॉर्म में दिखाई है सबकी एनर्जी, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अलग अलग है, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स तेज होंगे, कुछ कम होंगे, डेंसिटी कम है, ठीक है। जब हम सबको -273 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो इतना कूल होने के बाद, जैसे कूलिंग करते जाएंगे वैसे वैसे सबकी काइनेटिक एनर्जी लो होती जाएगी, ठीक है। सबकी काइनेटिक एनर्जी इतनी लो हो चुकी है कि सब एक जैसे हालत में पड़े हैं। जैसे इस रूम में मैं 10 बच्चों को बंद कर दूं, ठीक है, 10 बच्चों को बंद कर दूं, कोई बच्चा तेज भाग रहा है, कोई बच्चा कम तेज भाग रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, कोई शांत बैठा है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। मैंने सबको 273 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, मरेंगे नहीं, वो जिंदा तो है, पर सबकी एनर्जी एक जैसी है, सब ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में एक जगह पड़े हुए हैं, सिर्फ वो एक डेड बॉडी की तरह पड़े हुए हैं, पर वो मरे नहीं है, जिंदा है। तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस रूम में क्या होंगे, सब एक जैसी पोजीशन में फ्रीज हो चुके होंगे। तो यहां पर भी ऐसा होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे ऑल मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक अ सिंगल एटम, यानी कि इन दिस स्टेट होल मैटर बिहेव्स एज अ सिंगल कंपोनेंट और एटम, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स बिकम सो लो, क्योंकि सारे बच्चे डेड कंडीशन में पड़े हैं, बिकॉज सबकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा लो हो चुकी है, और बहुत हार्डली, मतलब बहुत मुश्किल है कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब उनका वाइब्रेशन या उनका मोशन एकदम मुश्किल हो चुका है, और इसी वजह से हम उसको सुपर फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या बात समझ में आई कि अगर कोई रूम टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में हमने कुछ मॉलिक्यूल्स को कंटेनर में बंद किया, तो हर मॉलिक्यूल की कोई ना कोई एक मोशन या काइनेटिक एनर्जी रही होगी। जब हमने उनको सुपर कूल कर दिया या सुपर लो टेम्परेचर पे ले गए, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी एकदम सेम हो चुकी है, ना वो हिल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बट वो स्टिल दे अलाइव, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो हो चुकी है, और इसी
गैसियस सुपर फ्लूइड बोला जाता है इसको, कि गैसियस तो थी पर वो क्या हो गई है, बहुत लो डेंसिटी की हो गई है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज गैसियस सुपर फ्लूइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको बीईसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सबसे काम की चीज कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो लिख लो आप, कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सुपर लो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, सुपर अनएनर्जेटिक या सुपर अनएक्साइटेड स्टेट है मैटर की, और BC formed by cooling of gas at -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, राइट। अब BC के बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं कि डज हीट अफेक्ट द मैटर, क्या मैटर के ऊपर हीट का कोई इफेक्ट होता है? सोचो सोचो सोचो। ठीक है, यस, मैटर की स्टेट पर अगर कोई मैटर लिया है और मैंने उसको हीट कर दिया तो क्या कोई इफेक्ट होता है? यस, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। कैसे? देखो, जैसे हम टेम्परेचर बदलते हैं वैसे मैटर की स्टेट्स बदलती हैं। आप बहुत क्लियर देख सकते हो कैसे। देखो, मैटर की स्टेट बदली, बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर लो काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा आपने एनर्जी ऐड करी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उससे ज्यादा एनर्जी कौन है? सॉलिड की, राइट। सॉलिड में अगर और एनर्जी डाल दी जाए तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर चले जाते हैं, और लिक्विड से ज्यादा एनर्जी गैसेस की होती है, और सुपर ज्यादा एनर्जी यानी कि सुपर एक्साइटेड स्टेट किसकी? प्लाज्मा स्टेट की होती है। तो यस, जैसे ही हम मैटर पे हीट इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर बदलने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। बीसी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, solid, then liquid, then gas, and plasmas have high kinetic energy. Okay? तो heat affect the matter. Clear है? अगर kinetic energy पूछी जाए तो ये this is the increasing order of kinetic energy. BC, solid, liquid, gas, and plasma. I hope this is clear to you. Next, the question is which of the following is an example of liquid? बहुत ही आसान सवाल है, I think आप कर लेंगे। A is cotton, B is sponge, C is milk, and D is the calcium tablet. Come on, जल्दी से कर लीजिए इसको। अब देखो, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, लिक्विड वो है जहां पर फ्लूइडिटी है या उनके बीच में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन, स्पॉन्ज एंड कैल्शियम टैबलेट, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड के। All three are solid, only milk is a liquid, तो milk is an example of liquid. So यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा C, milk. Milk is a liquid. Okay, move to the next question. Which of the following statement is or correct? Intermolecular force of attraction in solids are maximum. Intermolecular force of attraction in gases are maximum. Intermolecular spaces in solids are minimum. D is all of these. जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यहां पर आपके पास प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आया है जहां पर सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं और उसने ओनली 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है या फिर 4th ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया है। इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन बहुत बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉलिड्स को अगर अपन देखें तो सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर और लिक्विड के अंदर, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो अगर हम सॉलिड्स के अंदर देखें तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, व्हाइल लिक्विड जो हैं दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई। तो सॉलिड्स के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड आर मैक्सिमम, तो ये बात हमें करेक्ट लग रही है, तो ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस आर मिनिमम, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस देन सॉलिड है। ठीक है, तो यस,
यहाँ पर मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड से तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड वन इज इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन द सॉलिड आर मिनिमम। तो यस, यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो स्पेसेस बहुत ही ज्यादा कम दिख रहे हैं, जबकि लिक्विड में ज्यादा है। तो हमें थर्ड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट दिख रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो अभी फिर से आपके पास स्टेटमेंट 4 है और आपको एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब आपको पूरे 4 ऑप्शन अच्छे से केयरफुली रीड करना है। ए, गैसेस हैव डेफिनेट मास, गैसेस हैव डेफिनेट शेप, गैसेस हैव डेफिनेट वॉल्यूम। डी ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। कम ऑन, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। यहां पर क्वेश्चन है गैसेस के बारे में, ठीक है। अब गैसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर हम गैसेस को किसी बलून में फिल कर देते हैं, अगर हमने एक बलून के अंदर कोई गैस फिल कर दी है, इस तरीके से कोई गैस फिल कर दी है एक बलून के अंदर, तो उस गैस का एक डेफिनेट मास, अगर हम एम्प्टी बलून और फिल्ड बलून को देखते हैं तो गैसेस हैव डेफिनेट मास। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि गैसेस हैव डेफिनेट मास। तो गैसेस का मास तो डेफिनेट होता ही है। शेप की बात करें, अब अगर हमने सेम गैस को एक बलून में जिसका शेप अलग है और एक बॉक्स में फिल किया, तो वो जिस कंटेनर में जाती है वो उसी का शेप ले लेती है। तो गैसेस हैव शेप जो होगा इसका बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होगा। और अगर हम बात करें वॉल्यूम, तो देखो अगर गैस को किसी जिस कंटेनर में शिफ्ट करते हैं वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, तो यहां पर वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाने वाला है, तो डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, राइट। तो हम इसका आंसर करेंगे ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, गैसेस हैव डेफिनेट मास ओनली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। Interparticle spaces are maximum in the gaseous state of substance. B, particles of constituent gas following a zigzag path. Solid state is the most compact state of matter and D option is all of correct. जल्दी से करिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बात दी है, एक तो आपको गैसेस के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बात किया हुआ है। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर हमें दिया है स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट। तो यस, यहां पर हमें ये स्टेटमेंट सही लग रहा है ए, कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस गैसेस में ज्यादा होती है। सेकेंड, पार्टिकल जो भी गैस के हैं दे फॉलो जिगजैग पाथ। तो हमने ब्राउनियन मोशन के अंदर पढ़ा था। ब्राउनियन मोशन क्या है, इसका मतलब गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा फॉलो करते हैं जिगजैग पाथ। तो जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अगर हम ब्राउनियन मोशन की बात करें तो ब्राउनियन मोशन क्या है, इट इज द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हमने कल देखा भी था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, पोलन ग्रेन ले लिया था और उसने देखा था कि वो एक जिगजैग पाथ ले रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भी गैस है वो एक जिगजैग पाथ फॉलो करती है। तो सेकंड बात भी करेक्ट लग रही है। एंड द थर्ड वन इज द सॉलिड के केस में बात करेंगे। सॉलिड के केस में पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहां पर आपको यही दिया हुआ है कि सॉलिड स्टेट इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। ए, एलपीजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम फॉर कुकिंग फूड। सेकेंड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर सप्लाइड टू द हॉस्पिटल। सी, सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द व्हीकल्स एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। मैंने जब आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ाया था गैसेस की, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं,
दे आर हैविंग लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेसेस, उनके पास बहुत ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका नेग्लिजिबल होता है। व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स, अगर आपने कुछ प्रेशर या फोर्स इनके पार्टिकल्स पे अप्लाई किया तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर होगा कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फोर्स अप्लाई करने से दे कम क्लोजर। ठीक है, तो आपने क्या किया, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ये बात आपको समझ में आ गई थी। बात आ रही है यहाँ पे एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो ये तो आपको पता था गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, पर ये पूछ रहा है कि कौन सा, ये जो 3 एग्जाम्पल दिए, कौन सी एप्लीकेशन में कंप्रेसिबिलिटी का यूज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है एलपीजी। एलपीजी इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो नाम से समझ में आ रहा है गैस है जिसे लिक्विफाई किया हुआ है, तो कोई गैस को लिक्विड कब बनाया जा सकता है, बाय द कंप्रेशन। तो यस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जहां पर ब्यूटेन गैस को कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यस, ये तो कंप्रेसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब O2 गैस को आप किसी भी सिलेंडर की बात करते हो, सिलेंडर में अगर गैस है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर करके उस सिलेंडर में फिल किया हुआ है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन गैस है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये भी कंप्रेसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है, सेकेंड एग्जाम्पल भी आपका कंप्रेसिबिलिटी का है, एंड थर्ड इज द सीएनजी। सीएनजी नाम से लिखा हुआ है, अगर आपने नाम इसका सही पता है आपको सीएनजी का, तो ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ सीएनजी इज CH4। CH4 इज द नेचुरल गैस या मीथेन। आपने क्लास 8 में पढ़ा है कोल पेट्रोलियम के अंदर कि नेचुरल गैस CNG CH4 को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया हुआ है, सो इट इज कॉल्ड एज ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर गैस कंप्रेसिबल है तो हम उसे सिलेंडर में फिल कर सकते हैं, यानी कि सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? Next question is which of the following statement does not go with the liquid state? अब क्वेश्चन है आपके पास लिक्विड स्टेट का। A is particles are loosely packed in the liquid state. Particles are example of fluid. Gases can be liquids can be highly compressed and liquids take up the shape of container in which these are placed. तो जल्दी से इसको कर दीजिए। देखिए, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। यहां पर एक खास बात है जो बच्चे जल्दी में गलती करते हैं। यहां पूछा है which of the statement does not go, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही ढूंढना है। जब बच्चे जल्दी जल्दी में देख ही नहीं पाते, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं और करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर वो देखना है जो स्टेटमेंट लिक्विड स्टेट के साथ नहीं जाने वाला है। ए, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट। तो आप सबको पता है कि लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर है। ठीक है, तो डेफिनेटली दे आर लूजली पैक्ड। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड जो है, लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। अगर लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, दैट मींस लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो लिक्विड इसका मतलब क्या है, फ्लूइड भी है, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है। यानी कि ए भी सही दिख रहा है, बी भी सही दिख रहा है, बट हमें तो नॉट करेक्ट ढूंढना है। नॉट करेक्ट, लिक्विड्स कैन बी हाईली कंप्रेसिबल। हाईली तो सिर्फ गैस है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। तो अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर देखें, अगर कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा यानी कि हाईली कंप्रेसिबल कौन है, गैसेस। गैसेस से कम कंप्रेसिबल है लिक्विड्स और सबसे कम कंप्रेसिबल है सॉलिड्स। तो सॉलिड्स से
लिक्विड ज्यादा कंप्रेसिबल है बट गैसेस से तो कम, यानी कि हाईली कंप्रेसिबल, तो बात ही गलत लग रही है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि इट इज नॉट गोइंग विद द अदर स्टेटमेंट, ठीक है, विद द लिक्विड्स। हम डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है, लिक्विड्स के पास इनडेफिनिट शेप होता है, उनका कभी भी शेप डेफिनेट नहीं होता है, इसका मतलब वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। तो ये तीन ए बी एंड डी तो लिक्विड्स के साथ जा रहा है, पर सी ऑप्शन लिक्विड्स के साथ नहीं जा रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा गया है, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बीईसी। आपको जल्दी से इनके एनर्जी का ऑर्डर कर देना है। देखिए, आपने अभी मैंने एंड में जब आपको सारी स्टेट्स पढ़ाई थी उसके बाद मैंने आपको एक पूछा था, डज हीट अफेक्ट द मैटर। तो हीटिंग से मैटर की स्टेट्स बदल रही है। अगर हम बात करें बीईसी की, ओके, बीईसी की बात करें, बीईसी, फिर हम बात करेंगे सॉलिड की, हमें एक दिया है लिक्विड स्टेट, एक हमको दिया है गैसियस स्टेट और एक हमको दिया है प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। हमको अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर दी है, हमें एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। जैसे ही हम एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, यहां से यहां तक एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पर जो बीईसी है, अगर हमने बीईसी को एनर्जी दी, यानी कि टेम्परेचर, इफ वी हैव एडेड एनर्जी, तो हमें मिलती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड से जाएं हम ऊपर, अगर सॉलिड है, सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, लिक्विड्स की, लिक्विड से ज्यादा होती है गैसेस की, और गैसेस से ज्यादा होती है प्लाज्मा की। हम जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे स्टेट भी इंक्रीज होती जाती है। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर देखें तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बीईसी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बीईसी, उससे ज्यादा होगी एनर्जी सॉलिड की, उससे ज्यादा होगी एनर्जी लिक्विड की, उससे ज्यादा एनर्जी है गैस की, और हाईएस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स आर प्लाज्मा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बहुत क्लियरली दिख चुका होगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जहां पर बीईसी, उससे ज्यादा एनर्जी है सॉलिड की, आफ्टर दैट लिक्विड, देन गैस, देन प्लाज्मा। देखो ये जो साइन है इसका ध्यान रखना, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर बीईसी की ज्यादा एनर्जी है तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या है, बीईसी की एनर्जी सबसे ज्यादा बता रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ऑर्डर इनकरेक्ट हो गया, डी भी इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, राइट। तो ये आपके थे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के बाद हम फाइनली अब ये लेक्चर 2 फिनिश कर चुके हैं। आई थिंक आज के लेक्चर में आपको सारी मैटर की स्टेट्स, उनकी एनर्जी, इसके बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। मैंने एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं, उससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो गया होगा आज जो हमने पढ़ा था। सो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आपको जो भी वर्कशीट और होमवर्क दिया गया है उसे प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए, और जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, जो जी चीजें समझाई है, प्लीज उस पूरी चीजों को लर्न करना है एंड आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। क्वेश्चंस को भी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का एक शॉर्ट रिवीजन, एक क्विक रिवीजन लेकर आइएगा, आपको लेक्चर 3 को पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।